Hello dear students, in this video for the class 9th, chapter number also 9th, force and law of motion, हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर के लिए ये आपकी पहली वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जिसका मैंने यहाँ पर नाम लिख रखा है फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बल। सबसे पहली बात तो आपको इसी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुश एंड पुल ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज फोर्स। किसी वस्तु को धकेलना व खींचना बल कहलाता है। ध्यान दें बात की ओर, किसी वस्तु का धकेलना और खींचना बल कहलाता है। हम ये बात कैसे कह सकते हैं, किस बिहाफ पे कह सकते हैं। मान के चलें कि हमें कोई भी काम करना हो, यहाँ तक कि हमारा चलना हो, खाना हो, सोना हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। एक्सटर्नल हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। मान के चलें कि आप खाना खाने लग रहे हैं, उसके लिए भी आपको ब्रेड या कोई और फ्रूट आप खाने लग रहे हैं, उसका कोई पीस कट करके आपको अपने मुंह तक लेके आना पड़ता है। अगर आप नहीं लेके आते हैं, किसी मशीन का जरिया लेते हैं, तो काम तो उसको भी करना पड़ता है। तो वो काम करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, हमें बल लगाना पड़ता है उसके ऊपर। और इसीलिए जो बल की परिभाषा है उसको बिल्कुल ही आसान शब्दों में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। द पुश एंड पुल ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज द फोर्स। हम डेली एक्टिविटी में ऐसे बहुत से काम करते हैं, जैसे कि मान के चले कोई बास्केट का खींचना हो, चाहे खेलना हो, चाहे कोई ड्रॉर हमारे सामने है उसको खोलना हो, मतलब कुछ भी करना पड़े हमें फोर्स लगानी पड़ती है। या तो हमें किसी न किसी तरीके से वस्तु को धकेलना पड़ता है या उसे खींचना पड़ता है, और ये धकेलना और खींचना इसी को बल कहा जाता है। जैसे मान के चलें आपके पास एक स्प्रिंग है, आप इस स्प्रिंग के ऊपर दो काम कर सकते हैं। आप इसको दोनों साइड से इसको कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब छोटा करने के लिए, और आप इसी स्प्रिंग को दोनों साइड में एक्सटर्नल आउटसाइड फोर्स लगा के आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब इसको बड़ा कर सकते हैं। तो एक तरह से जिस चीज़ से आपने इसको कंप्रेस किया, जिस चीज़ से आपने इसको स्ट्रेच किया, उसी का नाम फोर्स होता है। एंड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जरूरी है फोर्स का अप्लाई करना किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने में, उसके साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज करना चाहते हैं, उसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं, तो भी आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। चाहे वो उसके ऊपर फोर्स आपने जो लगाई है वो इनवर्ड हो, चाहे वो आपकी जो फोर्स है वो उसके साथ टेंजेंशियली हो, मतलब स्पर्श बल हो, और चाहे आउटवर्ड में फोर्स हो, लेकिन हमें फोर्स तो उसके ऊपर लगानी पड़ती है। जो फोर्स हमारे पास है आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक चीज़ जिसका नाम आप लिख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और सेकंड नंबर जो होगी आप उसको बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, अगर सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सभी जितने भी बल उसके ऊपर लगे हुए हैं, अगर उन सभी का जोड़ जीरो हो, तो जो फोर्स रिजल्टेंट बन के आएगी, जो परिणाम बल जो होगा, उसे हिंदी में इसको बोलते हैं संतुलित बल। मतलब नाम से एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी वस्तु का संतुलन बनाने के लिए उसके ऊपर जो बल लगाया जाता है, आप उसका नाम संतुलित बल कह सकते हैं। या फिजिक्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, then the resultant force is known as the balanced force. अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है?
इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। मतलब बैलेंस फोर्स का जस्ट अपोजिट आपका अनबैलेंस फोर्स होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं असंतुलित बल। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यह माना जाए कि आपकी जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे मान के चलें हमारे पास एक मोबाइल फोन है जो आपके सामने रखा हुआ है। ये मोबाइल फोन अपनी जगह पे रखा हुआ है, किसी साइड में नहीं जाने लग रहा, ना इसके अंदर कोई मूवमेंट है। तो इस चीज का मतलब क्या होता है कि इस मोबाइल फोन के ऊपर फिलहाल टाइम पर जो फोर्सेज अप्लाई कर रखी हैं या हो रखी हैं उन सभी का रिजल्टेंट, उन सभी का समेशन आपका जीरो के बराबर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, जिसको आप mg मास इनटू ग्रेविटी से लिखते हैं, ये अपने आप में एक फोर्स है। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आप मान के चले हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमेशा नीचे की तरफ ये काम करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो वजन है, इसका जो वेट है, उसकी वजह से इस फोन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगी हुई है। लेकिन मोबाइल फोन फिर भी कहीं पर नहीं जाने लग रहा, यहीं पर रखा हुआ है। वजह, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर आपका फोन रखा हुआ है, वो सरफेस भी इसी मोबाइल फोन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाने लग रहा है। मान के चले अगर ऊपर से नीचे की साइड में कोई ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन फोर्स लगाता है और अगर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड से अपवर्ड के अंदर 2 न्यूटन फोर्स लग जाएगी, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रह जाएगा, वो कहीं पर नहीं जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगने लग रही है, उस फोर्स का नाम बैलेंस्ड फोर्स है। आपके पास 2 केस ऐसे होते हैं जिस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है। पहली, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, मतलब अगर आपकी वस्तु है, अगर वो विश्राम अवस्था में है, तो आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर लगने वाला जो बल है उसको संतुलित बल कहा जाता है। दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। मतलब एक कंडीशन हमने रेस्ट के बारे में बताई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर जो फोर्सेज लग रही है, जो काम कर रही है, वो आपकी फोर्सेज बैलेंस्ड फोर्स है, संतुलित बल है वो। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उस टाइम पर भी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन है वो 0 रहे। इसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ने को मिलेगा कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो फिर उसकी फोर्स क्या रहेगी, वो भी 0 हो जाएगी। और हमें फोर्स को 0 ही तो करना है। और एक्सेलरेशन 0 केवल कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात है तो इस कंडीशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों की दोनों सेम रहती हैं। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिवाइड बाई टी, और आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो सेकेंड कंडीशन आप ये लिख सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड डज नॉट पोजेस एनी एक्सेलरेशन, then the force applied on the body are said to be balanced force। अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन में होने के बाद भी अगर उसका एक्सेलरेशन 0 है, तब भी आप ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेज काम करती हैं वो फोर्सेज नेचर से बैलेंस्ड फोर्सेज हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेज, जिसका मैंने यहां पर नाम लिखा है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेज, जिसका मैंने यहां पर नाम लिखा है, जिसका मैंने कहा कि जिसको असंतुलित बल कहा जाता है। आप एक तरह से ये मान के चलें कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो
और मोशन में होने के बाद में एक्सेलरेशन पोजेस करते हो, मतलब जिनके पास एक्सेलरेशन का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स का नाम क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। प्रैक्टिकली द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज अनबैलेंस्ड इन द नेचर। प्रैक्टिकली की अगर बात करें तो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत ही कम केस हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं चलता है तो जो फोर्स हमारे सामने बच जाती है, कौन सी बच जाती है? अनबैलेंस्ड फोर्स बच जाती है, और उसके पास अपना खुद का एक्सेलरेशन होता है। मतलब वो चीज अपनी वेलोसिटी को लगातार चेंज करती रहती है। एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, अगले टाइम पर उसकी वेलोसिटी कुछ और है, आगे कुछ और कंडीशन आएगी, उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से जो फोर्स काम करती है उस फोर्स का हम क्या नाम रखेंगे? उस फोर्स का हम नाम रखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आप प्रैक्टिकली मान के चलें, ए मूविंग कार, ए मूविंग मैन, किसी भी तरीके से अगर हम मान के चलें तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करने लग रही है वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही है। सेकंड नंबर, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको गति के नियम हिंदी में कहा जाता है। ध्यान से समझें इसमें क्या बताया गया है। आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ तीनों की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? In the absence of any external force, in the absence of any external force, no any state of body can be changed. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो आप उसकी किसी भी स्टेट के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलें ये पेन यहां पर रखा हुआ है, रेस्ट में है, जब तक हम इस पेन के ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं ये पेन नहीं रुकता है, नहीं चलता है। ठीक है, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पेन के ऊपर फोर्स को लगाना बंद कर दिया तो उसके बाद में रुक जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगा रहे हो, लेकिन दो सरफेसेस के बीच में, जिस सरफेस के ऊपर आपका पेन रखा हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगी हुई, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, क्या वो अपना काम नहीं करेगी? बिल्कुल करती है। या कोई ऑब्जेक्ट हम छत से फेंक देते हैं या कोई ऑब्जेक्ट हम हवा में फेंक देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, जमीन पे आके गिर जाता है, किसकी वजह से? क्या उस कंडीशन में हम एयर फ्रिक्शन नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। क्या वो एक फोर्स नहीं है? वो भी एक तरह की फोर्स है। मतलब एक तरह से आप ये मत मान के चलें कि जो आपने फोर्स लगाई है उसी का नाम, उसी को इंक्लूड किया जाएगा। नहीं, हिडन फोर्सेज भी हैं जिनको आप नहीं देख सकते। आपकी फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है दो सरफेसेस के बीच में, आपका एयर फ्रिक्शन हो सकता है, या कोई और वजह उसकी हो सकती है। मतलब आपका जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही बात समझनी है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक आप उस ऑब्जेक्ट की किसी भी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ना तो आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, ना आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, और ना आप उसकी स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। शुड बी अप्लाइड सम फोर्स, शुड बी अप्लाइड सम फोर्स टू मूव इट। इसको चलाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो शुड बी अप्लाइड सम फोर्स टू स्टॉप इट। और डायरेक्शन के बारे में अगर बात की जाए देन शुड बी अप्लाइड सम फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन। अगर आप पैदल भी चलते हैं और अगर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको एक तरह की फोर्स वहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो सके। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जाना है
तो भी हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करवानी पड़ेगी, चाहे उसके ऊपर मैनुअली लगवानी पड़े, चाहे ऑटोमेटिक लगवानी पड़े, और चाहे किसी इंजन की हेल्प से, ट्रांसमिशन की हेल्प से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करवानी पड़े। लेकिन बिना फोर्स के अप्लाई किए बगैर हम उसके अंदर मोशन नहीं दे सकते। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे गाड़ी चल रही है, अगर हमें उसको रोकना है तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस काम करने लग रही है। एक तो आपके पास ब्रेक है, ब्रेक पेडल, उससे आप उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप ब्रेक पेडल का यूज ना करते हैं तो एक टाइम तो ऐसा आपको पक्का मिलता है जिस टाइम पर आपकी गाड़ी रुक जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि गाड़ी के टायर और जिस रोड पर, जिस सरफेस के ऊपर वो चलने लग रही है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, जो कि अपोजिंग फोर्स है मोशन के लिए। तो जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर सिर्फ आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि एक एक्सटर्नल फोर्स आपको लगानी पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे वो स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो, चाहे स्टेट ऑफ मोशन हो। अगर आप उस स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। सेकंड लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ के बारे में क्या होता है? सेकंड लॉ हमें यह बताता है कि जैसे फर्स्ट लॉ में हमने बात की कि हमें फोर्स लगानी पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। सेकंड लॉ के अंदर उसी का वर्जन अलग से निकल के आया कि आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही ज्यादा काम होता है, और जो उस ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट आएगा वो चेंजमेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन के अंदर आपने फोर्स लगाई है। सेकंड लॉ के बारे में बात करने से पहले एक चीज हमारे सामने आती है जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। और आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो किसकी वजह से आया है? वो न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से आया, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है। ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, इसको हिंदी में कहते हैं संवेग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? इसको संवेग बोलेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? P डिवाइड बाई P इज इक्वल टू M इंटू वी, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी। ठीक है। अब इसके बारे में अगर अच्छे से बात करें, सेकंड लॉ के बारे में अब करेंगे बात अच्छे से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना संवेग आप पैदा कर सकते हैं, यह बात निर्भर करती है इस बात के ऊपर कि आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बल लगाया है। जितना ज्यादा आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे उसके मोमेंटम को आप उतनी तेजी के साथ में चेंज कर सकते हैं। यहां पर d डिवाइड बाई डी टी हमें क्या शो करता है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो टाइम के हिसाब से चेंज होने लग रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें सिंपल फॉर्म में, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp डिवाइड बाई dt, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाई dt। P के लिए फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए ऑब्जेक्ट का मास है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, वो तो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होने लग रहा है? जो चेंज हो रहा है वो आपकी वेलोसिटी है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को यहां लिख लेते हैं dv, चलिए इसको यहां लिख देते हैं, समझ नहीं आएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv डिवाइड बाई dt। dv डिवाइड बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। और यहां से अगर हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल साइन को, तो एक कांस्टेंट टर्म हम यूज करेंगे k, और इस k की जो वैल्यू है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1 के बराबर ही होती है। तो यहां से आपके पास फोर्स के लिए फॉर्मूला जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? आई होप कि आपको जो सेकंड लॉ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force applied on the body, and
दिस चेंजेस टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स अप्लाइड। ऊपर वाली टर्म जो है, यहां तक की जो टर्म, ये आपकी यहां सामने है, और ये वाली टर्म जो है, ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंजमेंट हुआ है फोर्स लगाने के बाद में, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल सिंपल है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने लग रहे हो, दैट इज नोन एज योर एक्शन। द ऑब्जेक्ट applies same amount of force in the opposite direction on you, that is known as the reaction। आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बल लगाया है वो आपका एक्शन कहलाता है, ऑब्जेक्ट ने आपके ऊपर जो लगाया है वो आपका रिएक्शन कहलाता है। जैसे throwing a ball that hit the wall। आपने एक बॉल फेंकी दीवार की तरफ, और जाकर वो दीवार के साथ जैसे स्ट्राइक करती है, दीवार से जैसे टकराती है, तो आपकी बॉल आपकी तरफ वापस आती है। आपने जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से आपकी बॉल दीवार की तरफ जाने लग रही है, लेकिन दीवार की वजह से उस बॉल के ऊपर जो फोर्स लगी है उसकी वजह से वो बॉल वापस आपके पास आती है। तो कोई भी फोर्स है वो हमेशा अकेली नहीं लगती, हमेशा जोड़े में होती है, उसका पेयर होता है, और हमेशा एक्शन और रिएक्शन आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे। इसके अनगिनत एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल आप देखना चाहिए उतने एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, आपने देखा होगा जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में गैस नीचे की साइड में छोड़ी जाती है। वो आपके फ्यूल का कम्बेशन है, आपका जो फ्यूल उसके अंदर था उसको जलाया गया है, और वहां से जो गैस जनरेट हुई है उसको बहुत तेज स्पीड के साथ में जमीन के साथ स्ट्राइक किया गया है। मतलब आपकी गैस है वो आ रही है अपवर्ड से डाउनवर्ड में, और उसकी वजह से आपका जो रॉकेट है वो जाने लग रहा है डाउनवर्ड से अपवर्ड के अंदर। और जितनी फोर्स के साथ में आपकी गैस जमीन को हिट करेंगी उतनी फोर्स के साथ आपका जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करना शुरू कर देगा। जो 3 लॉ आपको बताए गए हैं, जो फोर्स के बारे में आपको बताया गया है, जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में आपको बताया गया है, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है, इनको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।